सुबह का समय था और एक लगभग 50 वर्षीय व्यक्ति तालाब की ओर से दौड़ा चला आ रहा था। उस व्यक्ति का नाम छोटे लाल था। जैसे ही वो हरिया के घर के नजदीक पहुंचा, वैसे ही उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे ओ हरिया, कहाँ मर गया? अरे तालाब में एक लाश तैर रही है। ये सुनते ही हरिया घर से बाहर निकला और उसने कहा, क्या कह रहे हो काका? अरे तनिक ध्यान से देखते, वो कोई लाश वाश नहीं होगी, बल्कि कुछ और होगा। हरिया की पत्नी घर के द्वार से ये सब सुन रही थी। फिर छोटे लाल ने कहा, अरे हरिया, वो लाश ही है। मेरी तो देखते ही जान निकल गई थी। अगर विश्वास ना हो तो खुद ही चलकर देख ले। तो हरिया ने कहा, चलो भैया। उसके बाद हरिया और छोटे लाल जैसे ही उस तालाब की ओर निकले, वैसे ही हरिया की पत्नी ने गांव में जाकर शोर मचा दिया कि तालाब में एक लाश पड़ी हुई है। फिर हरिया और छोटे लाल तालाब के पास पहुंचे। हरिया ने तालाब में हर तरफ देखा, लेकिन उसे कहीं भी कोई लाश नजर नहीं आई। छोटे लाल कह रहा था कि लाश यहीं पीपल के पेड़ के समांतर तालाब में तैर रही थी। तब तक गांव के बाकी लोग भी वहां पहुंच गए। सबने मिलकर देखा तो तालाब में कोई लाश नहीं थी। फिर हरिया ने छोटे लाल से कहा, मोको लागे तने कोई वहम था, कोई लाश वाश ना आती। तो छोटे लाल ने कहा, अरे हरिया, जा बता, मैं का तो से झूठ बोलूंगा? अरे झूठ बोल के मोको का मिल जागो भाई। तभी गांव के एक व्यक्ति ने कहा, अरे छोटे भैया, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, पर कभी कभी का होए कि हमें वहम हो जावे, बाकी और कछु बात नहीं। सबने मिलकर छोटे लाल से कहा कि तुझे वहम हुआ होगा। तो छोटे लाल ने भी मान लिया कि उसे वहम हुआ होगा, पर उसे मन में पूरा विश्वास था कि उसने तालाब में सचमुच लाश देखी है। हरिया जब घर पहुंचा तो उसके घर की सारी महिलाएं इसी बात के इंतजार में थी कि आखिर उस तालाब में किसकी लाश मिली। हरिया के आते ही सब पूछने लगी कि उस तालाब में किसकी लाश है। तो हरिया ने जवाब दिया, अरे भाभी, तालाब में किसी की लाश नहीं थी। वो तो छोटे भैया को कोई वहम हुआ होगा कि तालाब में लाश है। रात में कोई सपना देखा होगा, तो मुँह को ऐसा लगे है कि सुबह वो अचानक तालाब में दिखाई दे गया होगा। उसके बाद वो सारी औरतें अपने घर चली जाती हैं। लेकिन गांव में इस तरह की बातें आग की तरफ फैलने लगी थी और आधा एक घंटे में ही ये बात पूरे गांव में फैल गई थी। कुछ को लग रहा था कि ये छोटे लाल का मात्र एक वहम है, तो कुछ यह भी मान रहे थे कि शायद तालाब में लाश थी। लेकिन जब सब सो गए होंगे तो लाश कहीं गायब हो गई होगी। बहरहाल सच क्या था ये तो किसी को भी नहीं पता था। लेकिन सिर्फ लाश के डर से ही गांव वालों ने अपने बच्चों को उस तालाब के पास जाने से मना कर दिया। और जिन्हें ये लग रहा था कि उस तालाब में कोई लाश नहीं है, उन्होंने भी अपने बच्चों को उस तालाब के पास जाने से मना कर दिया था। भले ही गांव वालों को ये लग रहा था कि ये छोटे लाल का मात्र एक वहम है, लेकिन पूरे गांव में उस लाश का डर जरूर था। लगभग 1 महीना बीत गया, लेकिन दोबारा फिर कभी किसी को उस तालाब में लाश नहीं दिखी। अब तालाब पर दोबारा बच्चे और बूढ़े सभी जाने लगे। गर्मियां भी अब खत्म होने वाली थी। जून के आसपास साल की पहली बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन दोबारा किसी ने उस लाश को नहीं देखा। धीरे धीरे बारिश से तालाब में जलस्तर थोड़ा बढ़ सा गया था। 9 जून से बारिश शुरू हुई थी और अब जुलाई आ गया था। हर रोज बादल बरसते रहते थे। लगभग जुलाई के अंत में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और तेज बारिश के कारण तालाब की नहर खोलने तक की नौबत आ गई। गांव के मुखिया ने जल अधिकारियों से बात करके तालाब की नहर चालू करने का फैसला किया। अधिकारी कुछ मजदूरों के साथ नहर खोलने गए तो नहर की जिस जगह तालाब का पानी बाहर की ओर जाना था, वहीं पर लाश दोबारा दिखाई दी। जब मजदूरों की नजर उस लाश पर पड़ी तो उन्होंने तय किया कि नहर खोलने से पहले ये बात अधिकारी को बताई जाए। अधिकारी कुछ दूर पर मुखिया से बातें कर रहा था
फिर मजदूर अधिकारी के पास पहुंचे और उन्होंने बताया कि जहां नहर है वहीं एक लाश पड़ी है। जैसे ही मुखिया ने सुना तो वो समझ गया कि ये वही लाश है। फिर उसने थोड़ा सा भी समय न लिया और वो दौड़कर नहर के पास पहुंच गया और लाश को देखते ही मुखिया के पसीने छूट गए, क्योंकि उस लाश में उसे अपने मरे हुए पिताजी की छवि दिख रही थी। मजदूरों ने पहले लाश के चेहरे पर गौर नहीं किया था। जब मुखिया ने उन्हें बताया कि इस लाश में मुझे मेरे मरे हुए पिता की छवि दिख रही है, तो मजदूरों और अधिकारी ने लाश को ध्यान से देखा तो उन्हें भी अपने उन सगे संबंधियों के चेहरे दिखने लगे जिन्होंने कुछ ही समय पहले इस दुनिया को अलविदा कहा था। सारे मजदूर कांप उठे, बारिश में भी उन्हें पसीना आने लगा। मुखिया और अधिकारी वहां साथ तो खड़े थे, पर वो भी डर से कांप रहे थे। मुखिया ने लाश की सूचना पुलिस को दी तो मौके पर ही पुलिस आ गई। पुलिस ने आकर देखा तो तय किया कि नहर को धीरे धीरे खोले तो उस पार से लाश को आसानी से निकाला जा सकता है। सारे मजदूर डर से कांप रहे थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने नहर खोलने का काम शुरू किया। दूसरी ओर 2 पुलिसकर्मी लाश को पकड़ने के लिए खड़े थे। मजदूर धीरे धीरे नहर खोलने का काम कर रहे थे। जैसे ही थोड़ा सा नहर का द्वार खुला और नहर में पानी आया तो लाश द्वार में आकर फंस गई। पुलिसकर्मियों ने लाश को खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे खींचने में असमर्थ रहे। फिर पुलिसकर्मियों ने कहा कि द्वार थोड़ा और खोल दिया जाए जिससे हम लाश को खींच सके। फिर मजदूरों ने फिर से द्वार खोलने का प्रयास किया, लेकिन इस बार वो टस से मस नहीं हुआ। मजदूरों से द्वार खुल नहीं पा रहा था, तो अधिकारी और मुखिया दोनों ने भी द्वार खोलने का प्रयास किया। सभी मिलकर प्रयास कर रहे थे। फिर अचानक से पूरा द्वार खुल गया और जो पुलिसकर्मी उस लाश को खींच रहा था, उस पुलिसकर्मी को वो लाश अपने साथ बहा ले गई। बाकी पुलिसकर्मी लाश के साथ दौड़े, लेकिन मुखिया, अधिकारी और मजदूर बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए गांव की ओर दौड़े। पुलिसकर्मियों ने काफी दूर तक लाश का पीछा किया, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। पुलिस ने उसी समय गोताखोरों को बुलवाया। कई किलोमीटर दूर नहर में जाल भी बिछवा दिया, लेकिन पुलिस को ना तो लाश मिली और ना ही वो पुलिसकर्मी जो लाश के साथ बह गया था। पुलिस ने लगभग 8 से 10 दिन उस रहस्यमयी लाश और उस पुलिसकर्मी की तलाश की, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। उस घटना के बाद गांव में डर का माहौल था। बच्चे तो बच्चे, अब तो बड़े भी रात को घर से बाहर निकलने से डर रहे थे। तालाब से तो उस गांव का संबंध ही टूट गया था। बच्चे डर से रात रात भर रोने लगे। मुखिया उस हादसे को सह नहीं पाया और लगभग 20 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। मुखिया की मृत्यु के बाद गांव का कोई भी इंसान गांव से अकेले बाहर नहीं जाता था। उस घटना के लगभग 1.5 महीने बाद पास के गांव में, जहां से वो नहर गुजरती थी, वहां एक व्यक्ति ने फिर से एक लाश को तैरते हुए देखा। उस गांव के लोगों ने भी पुलिस को बुलाया, लेकिन उतने समय में वो लाश वहां से गायब हो गई। किसी ने तांत्रिक को बुलाने की सलाह भी दी। कुछ दिन बाद गांव वाले एक तांत्रिक भी लाए, लेकिन तांत्रिक से भी कुछ ना हुआ। उसके बाद गांव में हर रोज किसी न किसी को वो लाश दिखती, लेकिन कुछ ही समय बाद वो लाश फिर से गायब भी हो जाती। हर बार लाश अलग अलग जगह पर दिखती थी। अब तक उस लाश ने कुल मिलाकर 13 लोगों को अपना शिकार बना लिया था। आसपास के सभी गांव में उस रहस्यमय लाश का डर आग की तरह फैल रहा था। लोगों ने डर के मारे किसी भी तालाब के पास जाना बंद कर दिया। आसमान में बिजली भी कड़कती थी, तो ऐसा लगता था जैसे मानो वो लाश कह रही हो कि आज वो फिर से किसी को लेकर जाएगी। बारिश की एक एक बूंद एक तीर की तरह लगती थी। बारिश की वो बूंद जो लोगों पर घाव कर रही थी, वो घाव भले ही नहीं दिख रहा था, लेकिन उस घाव से इंसान अंदर ही अंदर मर रहा था। जब यह खबर
एक ब्राह्मण तक पहुंची कि एक तैरती हुई लाश लोगों को अपना शिकार बना रही है। तो वो ब्राह्मण उस गांव में आए जहां लाश को अंतिम बार देखा गया था। उस ब्राह्मण ने अपने ज्योतिष शास्त्र से उस तैरती हुई लाश को आजीवन अदृश्य कर दिया और बिना रुके तैरते रहने के लिए बाध्य कर दिया। उसके बाद वो लाश किसी को नहीं दिखी। विशाल नाम का 40 साल का व्यक्ति 7 महीने बाद अपने भरे पूरे परिवार में लौट रहा था। विशाल शहर से बाहर नौकरी करता था। 7 महीने का अपना पूरा पैसा इकट्ठा कर कर वो अपने घर लौट रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। वो रेलगाड़ी से अपने घर का सफ़र तय कर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। ट्रेन में सवार सारे लोग अपनी बर्थ पर सो रहे थे, मगर विशाल की आंखों में तो नाम की भी नींद नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण उसे घर जाने की खुशी थी। घर जाने की खुशी में विशाल को नींद ही नहीं आ रही थी। विशाल के अलावा एक और ऐसा व्यक्ति भी था जो सोया नहीं था। विशाल की बर्थ के सामने वाले ही बर्थ पर वो व्यक्ति बैठा हुआ था। अपने सामने चुपचाप बैठे उस आदमी को विशाल ने देखा तो उसने जाना कि वो ड्रैकुला की कहानी पढ़ रहा था। विशाल को ऐसा लगा कि उसके सामने बैठा व्यक्ति किताब पढ़ने के माध्यम से अपना वक्त बिता रहा है। शायद उसे नींद नहीं आ रही है। विशाल को लगा कि वह क्यों न अपने सामने बैठे व्यक्ति से बातचीत करने में अपना समय गुजारे। इसी इरादे के साथ विशाल ने उसे पुकारा, भाई साहब, भाई साहब। दूसरी आवाज़ पर उसने किताब नीचे करके विशाल को सपाट दृष्टि से देखा। उसके चेहरे पर भी सपाट भाव ही थे। इस बार विशाल ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? तो सामने बैठे व्यक्ति ने सपाट स्वर में कहा, नहीं। फिर विशाल ने मुस्कुराकर अपनी बातों का सिलसिला जारी रखते हुए उससे कहा, आपका नाम क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा, सूर्य प्रताप। तो विशाल ने पूछा, आप अपने घर जा रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं। तो विशाल ने मुस्कुराते हुए सामान्य स्वर में कहा, तो फिर आप अपने घर से कहीं और जा रहे हैं? तो प्रताप ने विशाल को इस नज़र से देखा मानो वो कुछ भी नहीं कहना चाहता हो। फिर विशाल ने अपने चेहरे से ऐसा प्रकट किया मानो वो बराबर संकोच कर रहा हो। फिर उसने कहा, मैं आज पूरे 7 महीने बाद अपने घर वापस लौट रहा हूँ। अपने परिवार से मिलने की खुशी में मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा आपसे बात ही कर लूँ। इस पर प्रताप ने कुछ नहीं कहा। वह उसकी बात पर सिर को इस तरह जुम्बिश देकर रह गया मानो उसकी बातों पर सहमति जता रहा हो। प्रताप के हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, पर विशाल तो जैसे चुप रहने के मूड में था ही नहीं। उसने बातों को बढ़ावा देते हुए कहा, भाई साहब, क्या आप भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं? हाँ। प्रताप ने अपने छोटे से उत्तर में बात को पूरा किया। तो विशाल ने कहा, मगर कैसे? क्या आपने कभी भी किसी भूत या प्रेत को अपनी आंखों से देखा है? उसके प्रश्न पर प्रताप ने चंद लम्हों तक उसे ध्यानपूर्वक इस तरह देखा मानो वह उससे बहुत कुछ कहना चाह रहा हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। प्रताप ने कुछ कहने की जगह किताब को अपने चेहरे के सामने किया और उसे पढ़ने लगा। विशाल ऐसा देख उलझ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि प्रताप ने उसकी बातों का कोई जवाब ना देकर अपना चेहरा किताब में क्यों छुपा लिया। इस बार विशाल ने भरपूर संकोच भरे स्वर में कहा, आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया भाई साहब। जवाब के रूप में प्रताप ने अपने चेहरे के आगे लगी किताब हटाई तो उसका बहुत ही भयंकर चेहरा विशाल के सामने आ गया। प्रताप का चेहरा इतना डरावना हो चला था कि अगर कोई भी इंसान उस चेहरे को देखता तो वो अपने प्राण ही त्याग देता। उसका वो डरावना चेहरा देखकर विशाल की आंखों में मानो दुनिया भर का खौफ सिमट गया।
उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसकी दोनों हथेलियां बर्फ से इस तरह सट गई थी मानो उसके सहारे वो उठकर खड़ा होना चाहता हो। उसकी पीठ पिछले भाग से सट गई थी। उसके खौफ जता रह जाने की ये हद थी कि वो सांस लेने में भी डर रहा था, या फिर ये कहा जाए कि सांसें खुद ही बाहर आते हुए भयभीत थी। यहाँ तक कि उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। विशाल जान गया था कि उसके सामने मौजूद प्रताप कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक भूत है। विशाल बेबस होकर अपनी जगह बैठे रहने के अलावा और कुछ कर न सका। उसके सामने बैठे डरावने चेहरे और लंबे लंबे दांतों वाला भूत ठहाके लगाते हुए कहने लगा, अब तुम्हें विश्वास हो चला होगा कि इस दुनिया में आज भी भूत प्रेत जैसी चीजें मौजूद हैं। क्या तुम सचमुच भूत हो? विशाल ने भय से परिपूर्ण स्वर में कहा। तो प्रताप ने गुस्से भरे स्वर में कहा, अब भी तुझे यकीन नहीं आया मूर्ख? कोई बात नहीं, जब मैं तेरा खून पीऊंगा तब तुझे यकीन आ जाएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरे 2 बच्चे और मेरी पत्नी मेरे घर आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं मर गया तो उनका सहारा छिन जाएगा। प्लीज मुझे जाने दो। ये कहते हुए विशाल अपनी जगह से सरकने लगा और वह भूत उसे देखकर मुस्कुराता रहा। विशाल भागने के चक्कर में अपने स्थान से फुर्ती से उठा और दौड़ पड़ा। उसी समय भूत ने अपनी जगह बैठे रहकर ही अपना दाहिना हाथ उठाया और देखते ही देखते उसका हाथ लंबा हो गया। फिर वहीं बैठे बैठे ही उसने भाग रहे विशाल की गर्दन पकड़ ली और उसे अपनी तरफ घसीट लिया। तो विशाल चिल्लाने लगा। तो उसकी चीख सुनकर रेल में सवार सभी यात्री उसके पास चले आए। फिर जैसे ही विशाल ने उन्हें देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसके पास आए सभी यात्रियों के चेहरे भी बहुत डरावने हो गए थे। अब उसे समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि ट्रेन में सवार सभी यात्री भूत हैं। पूरी ट्रेन भूतों से भरी थी। आहिस्ता आहिस्ता विशाल को चारों ओर से भूतों ने घेर लिया। इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद विशाल को हार्ट अटैक आ गया। इसी के साथ सारे भूत विशाल का खून पीने के साथ साथ उसकी बोटी बोटी तक नोच कर खा गए।